नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं एडिटेरिया के द्वारा निकाला गया बीपीएससी प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर, जिसमें आज देखेंगे केमिस्ट्री में अब तक पूछे गए प्रश्न। तो आइए देखते हैं 100% सॉल्यूशन के साथ रसायन विज्ञान का 70वीं री एग्जाम बीपीएससी में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि तीन धातुओं ए, बी एवं सी का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.5 भी, -3 भी एवं -1.2 भी, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है तीन धातुओं को। इन धातुओं की अपचयन शक्ति होगी, कैसा होगा ये हमें बताना है। और इसका आंसर हो जाएगा बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SEP अधिक ऋणात्मक होता है, उसकी अपचयन शक्ति अधिक होती है। इस तरह बी की अपचयन शक्ति सबसे अधिक होगी, सी की बी से कम तथा ए की सबसे कम होगी। यानी जिस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक होता है, उसकी अपचयन शक्ति जो है वो अधिक होती है। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा बी। क्या है? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्न में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा केवलार। क्या है? केवलार। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि केवलार एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है जो अपनी उच्च ताकत और हल्के वजन के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट में, अग्निशमन कपड़े में, रक्षा वाहनों का कवच में और औद्योगिक सुरक्षा उपकरण में किसे यूज किया जाता है? केवलार। क्या है? केवलार। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न में से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकीकृत हीरो के उत्पादन में होता है? अभियांत्रिकीकृत हीरो के उत्पादन में होता है। सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। अभियांत्रिकीकृत हीरे यानी सिंथेटिक डायमंड्स को उच्च तापमान और दाब की प्रक्रिया से बनाया जाता है, जिसे HPHT हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कार्बन को हीरे में बदला जाता है। कार्बन को शुद्ध रूप ग्रेफाइट होता है, इसलिए ग्रेफाइट का सीड यानी बीज मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे जब अत्यधिक ताप और दबाव में रखा जाता है तब वह हीरे डायमंड में परिवर्तित जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं। आंसर हो जाएगा ग्रे हाइड्रोजन। क्या है? ग्रे हाइड्रोजन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक एक प्रमुख औद्योगिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग हाइड्रोजन गैस H2 के उत्पादन के लिए जो है वो किया जाता है। क्या है? किया जाता है। इस तकनीक में जो है मीथेन CH4 और पानी के जो है वाष्प H2O की रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। इस तकनीक से जो हाइड्रोजन प्राप्त होता है वह ग्रे हाइड्रोजन होता है। ब्लू हाइड्रोजन क्या है? तो ग्रे हाइड्रोजन तथा कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज तकनीक से प्राप्त किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर, पवन या जल विद्युत से प्राप्त बिजली का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से प्राप्त किया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। अब ब्राउन हाइड्रोजन कोयले से प्राप्त होता है। क्या है? कोयले से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है सिरके में खट्टे स्वाद का कारक क्या है? तो वो है इनमें से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिरके का खट्टा स्वाद एसिटिक एसिड, जो कि ऑप्शन में नहीं है, एसिटिक एसिड जिसका फार्मूला CH3COOH की उपस्थिति के कारण होता है। एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। यह अल्कोहल के किण्वन से बनता है। इसका pH कम होने के कारण यह स्वाद में जो है वो खट्टा होता है। क्या है? खट्टा होता है। अगला प्रश्न है कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक जो है वो कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा निकेल। क्या है? निकेल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। जैसे वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलना, इस प्रक्रिया में उपयोग में आने वाले उत्प्रेरक निकेल होता है। क्या होता है? निकेल होता है। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये हो जाएगा Na+। क्या है? Na+। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वह रासायनिक प्रजाति होती है जो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण अन्य अणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। H+, NO2+, Br+, Cl+ आदि इलेक्ट्रोफाइल के उदाहरण हैं। सोडियम का रासायनिक स्वभाव इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। यह अपने एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से देकर Na+ धनायन बनाता है, अतः सोडियम इलेक्ट्रोफाइल जो है वो नहीं है। क्या है? नहीं है। एक प्रबल विद्युत अपघट्ट चालकता, एक प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता कैसे? तो तनुकरण पर घटती है। क्या है? तनुकरण पर घटती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि तनुकरण से विद्युत अपघट्ट के आयनों की सांद्रता कम हो जाती है, जिससे विद्युत अपघट्ट की चालकता घट जाती है। तनुकरण का अर्थ है विलयन में विलायक की मात्रा को क्या है? बढ़ाना है। जब विलायक की मात्रा बढ़ती है तो विद्युत अपघट्ट के आयन फैल जाते हैं,
जिससे प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है। आयनों की संख्या कम होने पर चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। क्या है? कम हो जाती है। अगला प्रश्न है कि दो तरलों ए तथा बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए। क्या है? शून्य होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि एक आदर्श तरल वह होता है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। इसके लिए मिश्रण की तापीय धारिता और आयतन में परिवर्तन दोनों जो है शून्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भौतिक रूप में किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से। क्या है? हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाइड्रोजन को भौतिक रूप से गैस या तरल के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। हाइड्रोजन को गैस के रूप में संग्रहित करने के लिए आमतौर पर उच्च दाब वाले टैंक 350 से 700 बार टैंक दाब की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन को तरल रूप में संग्रहित करने के लिए क्रायोजेनिक तापमान की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन का क्वथनांक -252.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हाइड्रोजन को ठोस पदार्थों की सतहों पर अधिशोषण द्वारा या ठोस पदार्थों के भीतर अवशोषण द्वारा भी संग्रहित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि 100 डिग्री सी ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सी पर स्थित वाष्प में जलना ज्यादा वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के कारण ज्यादा खतरनाक है। कह रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित वाष्प में जलना ज्यादा वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के कारण ज्यादा खतरनाक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वायु में सिर्फ विशिष्ट उष्मा होती है, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वाष्प में विशिष्ट उष्मा के साथ गुप्त उष्मा भी जो है वो होती है। जब वाष्प त्वचा के संपर्क में आता है तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया में वाष्प की गुप्त उष्मा मुक्त होती है। इसका प्रभाव त्वचा पर पड़ता है, अतः वाष्प से जलने पर अधिक जलन महसूस होती है। अब आइए 70 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क है? एक्सप्लेनेशन एल्युमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। कोरंडम Al2O3 मुख्य रूप से एल्युमिनियम का खनिज। क्रायोलाइट Na3LF6 एल्युमिनियम निष्कर्षण में सहायक पदार्थ। उपयोग एल्युमिनियम को गलाने में मदद करता है। एल्युमिनियम धातु के विद्युत अपघटन में फ्लक्स के रूप में प्रयोग जो है वो होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति जो है वो कौन थे? आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। क्या है? जे थॉमसन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जे थॉमसन ने सबसे पहले परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल 1897-98 में प्रस्तुत किया था। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज और यह सिद्ध किया कि परमाणु अविभाज्य है और उसमें ऋणात्मक कण होते हैं। उन्होंने परमाणु को प्लम पुडिंग मॉडल के रूप में वर्णित किया, जिसमें धनावेशित द्रव में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं। यह परमाणु के आंतरिक ढांचे के बारे में प्रस्तावित किया गया पहला मॉडल था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो है कम तापमान और उच्च दाब। क्या है? कम तापमान उच्च दाब। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति कम तापमान तथा उच्च दाब होता है, क्योंकि उच्च दाब और कम तापमान की स्थिति में गैसों के अणु पास पास आ जाते हैं, जिससे गति ऊर्जा कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप गैसें तरलीकृत अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। गैसों के द्रवीकरण गैस का कम तापमान और अधिक दाब पर रखकर तरल अवस्था में बदला जाता है। O2 तरल ऑक्सीजन चिकित्सा अंतरिक्षयान के लिए। N2 नाइट्रोजन तरल नाइट्रोजन फ्रीजिंग विज्ञान प्रयोग के लिए। CO2 ठोस तरल शीतल पेय ठंडक के लिए। LPG सिलेंडर में खाना पकाने में। LN4 ऊर्जा के रूप में ईंधन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? आंसर हो जाएगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो क्या है? क्षारोध पदार्थ सिलेंडर के मुख्य भाग में भरा होता है। गंधक अम्ल छोटी शीशी में बंद करके सिलेंडर के अंदर रखा जाता है। उपयोग के समय जो है वो तोड़ा जाता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से फर्स्ट टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक्सप्लेनेशन मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक मानव निर्मित सामग्री है जो उच्च तापमान को सहन करने में जो है सक्षम है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व जो है वो टीसी है। क्या है? टीसी। एक्सप्लेनेशन क्या है? तो प्रथम कृत्रिम रूप से तैयार किया गया तत्व टेक्नेटियम। टेक्नेटियम है, टीसी है। इसका परमाणु क्रमांक 43 है। इसे 1937 में कार्लो पेरियार और एमिलियो संगे द्वारा आइसोलेट किया गया था।
यह पहला तत्व था जिसे प्राकृतिक रूप से नहीं खोजा गया बल्कि कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में निर्मित किया गया था। टेक्नेटियम का प्रयोग चिकित्सा जगत में निदान के लिए डायग्नोस्टिक इमेजिंग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं? ऊष्माक्षेपी है तो वो है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का तनुकरण और बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, ये जो है ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का तनुकरण और बिना बुझे हुए चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया ऊष्माक्षेपी क्रिया का उदाहरण है। क्या होता है? तो वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रियाएं कहते हैं, जिसे दहन या श्वसन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? विस्थापन प्रतिक्रिया देगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, AgNO3 विलयन और कॉपर धातु। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह होती है जिसमें एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। Cu कॉपर ग्रेटर देन Ag चांदी। कॉपर सिल्वर की तुलना में अधिक क्रियाशील है, इसलिए Cu+2 AgNO3 CuNO3 + 2 Ag। AgNO3 विलयन और कॉपर धातु विस्थापन प्रतिक्रिया देंगे क्योंकि कॉपर सिल्वर से अधिक जो है क्रियाशील है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है? आंसर हो जाएगा अपघटन। क्या है? अपघटन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और फफूंद मृत पौधे और जानवरों जैसे कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर CO2, जल, नाइट्रेट, फॉस्फेट आदि में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया पोषण चक्र का जो है आवश्यक भाग है। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो 69th BPSC में पूछा गया था कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ये पहले भी पूछा जा चुका है प्रश्न। आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि प्रयोगशाला में विकसित हीरे में ग्रेफाइट का एक बहुत पतला टुकड़ा बाल जैसा हीरे के बीज के रूप में उपयोग किया जाता है। ज्ञातव्य है कि ग्रेफाइट और हीरे को कार्बन का अपरूप कहा जाता है। ग्रेफाइट भी कार्बन का शुद्ध रूप है। इसका यह अपरूप कार्बन परमाणुओं के द्विआयामी परतों से बना होता है जो एक षट्भुज रूप में पाया जाता है। यह एक काला, चिकना, मुलायम और ठोस रूप से होता है, जबकि हीरा कार्बन के सबसे शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है। इनमें कई कार्बन है जो एक चतुष्फलकीय संरचना में एक साथ जुड़े होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? तो आंसर हो जाएगा केवलर। क्या है? केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर केवलर है। और केवलर अपने प्रभाव, प्रतिरोध, उच्च शक्ति और कम वजन के कारण हाथ की बंदूकों में उपयोग किए जाने वाले गोलियों से सुरक्षा कवच के रूप में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री है। इसका यह गुण अन्य सामग्रियों की तुलना में बुलेट प्रूफ जैकेट में उपयोग के लिए एक आदर्श सामग्री बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, HMX का पूर्ण रूप क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? तो वो हो जाएगा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। आंसर ए हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा यानी बी। HMX का पूर्ण रूप हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है। इसे ऑक्टोजन भी कहा जाता है। यह एक शक्तिशाली और नाइट्रोमाइन उच्च विस्फोटक है जो रासायनिक रूप से RDX से जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिलियन विलय के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बिलियन की सांद्रता में। एक्सप्लेनेशन क्या है? तो बिलियन के प्रति इकाई आयतन अर्थात प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में बिलियन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। बिलियन की सांद्रता मुख्य दो प्रकार की होती है। जिस बिलियन में विलय की मात्रा कम होती है उसे तनु बिलियन कहते हैं, जबकि जिस बिलियन में विलय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्रित बिलियन कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है C = m/v, जहाँ C सांद्रता है जबकि m घुले हुए विलय की द्रव्यमान है और v घोल का कुल जो है आयतन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आणविक लक्ष्य। एक्सप्लेनेशन, रसायन विज्ञान में जिन दवाओं के वर्गीकरण का आधार आणविक लक्ष्य पर आधारित होता है वे दवाएं सबसे अधिक उपयोगी जो है वो होती है। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो आंसर हो जाएगा कोई नहीं, इसमें से जो है कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विषमांगी उत्प्रेरक में अभिकारक उत्पादन एवं उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था विभिन्न रूप के कारण वृद्धिमान हो रहती है, जबकि समांगी उत्प्रेरक में पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, यह केवल क्रिया के गति को प्रभावित करता है। वह पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करता है लेकिन अपनी उपस्थिति से उत्प्रेरक की उत्प्रेरणा शक्ति को बढ़ा देता है, उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है।
अंतः विषमांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक अपनी प्रतिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं, न कि जो है धीमा करते हैं। ये तीनों बढ़ाने वाला है, धीमा करने वाला नहीं है। सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलान करना है कि कौन दूसरे से जो है मैच करता है। तो आइए करते हैं। मैजेंडा क्या है? मैजेंडा जो है वो लाल और नीला। टील जो है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नीला, हरा और सफेद। मोब जो हो जाएगा नीला, लाल, सफेद। सियान जो हो जाएगा हरा और लाल। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 68वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड करें। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण जो है Al2O3CO है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे Al2O3, ZnO इत्यादि। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति के रूप में होते हैं। ये ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार से प्रतिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड की अम्ल के साथ प्रतिक्रिया में देखिए क्या होता है, Al2O3 प्लस 6ACl, तो ZlCl3 प्लस 3H2 अम्ल प्लस लवण जल बनता है। उभयधर्मी ऑक्साइड के अम्ल के साथ प्रतिक्रिया ZnO प्लस NaOH, Na2 ZnO2 प्लस H2O, क्षार प्लस लवण क्या है? जल हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो वो है एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव में ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करने वाली जो गैसें है वो क्या क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, फ्लोरिनेटेड गैस है, जल वाष्प है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो यह एक ऐसी घटना है जहां पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित उपरोक्त ग्रीन हाउस गैसें सूर्य के उष्मा को अवशोषित कर पृथ्वी को गर्म करती है। वर्तमान में GHGs की अधिकता एवं अधिक उष्मा अवशोषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या जो है उत्पन्न हो रही है। अगला प्रश्न है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर खाली स्थान गैस मुक्त करते हैं। आंसर हो जाएगा CO2। क्या है? CO2। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 गैस मुक्त करते हैं। H2SO4 प्लस FeCO3 FeSO4 प्लस H2O प्लस CO2। उपरोक्त समीकरण में यह स्पष्ट है कि सल्फ्यूरिक अम्ल फेरस कार्बोनेट से प्रतिक्रिया करके फेरस सल्फेट जल तथा CO2 बना रही है। नेक्स्ट प्रश्न है HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल एक प्रबल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस अम्ल का उपयोग व्यापक रूप से सफाई कारक, कपड़ों में दाग एवं लोहे पर जंग हटाने के लिए किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H2O4। देख लीजिए O4 हो रहा है, C2 हो रहा है, H2 है, C2H2O4। यह अम्ल कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित होता है। इसे प्रयोगशाला में नाइट्रिक एसिड और वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में सुक्रोज के ऑक्सीकरण द्वारा भी तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है कि आपके 3 प्रश्नलियां दी गई है, उनमें से एक से अशुद्ध जल है, अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन। इनमें किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि क्षार। लाल लिटमस को नीला करने का जो गुण है वो क्षार का होता है। अम्ल एवं क्षार युक्त विलयन की पहचान लिटमस पेपर से किया जाता है। यदि प्रश्न के अनुसार 3 प्रश्नली एवं प्रश्नलियों में अशुद्ध अम्ल क्षार है तो लिटमस पेपर की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है कि इस प्रश्नली में कौन सा विलयन है। और एक नाम से भी याद रखिएगा, अनिल। क्या है? अनिल। इसमें जो है अ से हो जाएगा अम्ल और ये जो हो जाएगा नीला और ये लाल। तो नीला से अगर लाल कर रहा है तो वो अम्ल है, और लाल से नीला कर रहा है तो वो क्षार है। देख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वही लिखा हुआ है। एसिटिक अम्ल की गंध जो है वो किसके समान होती है? एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो वो आंसर हो जाएगा सिरका का। एसिटिक अम्ल की गंध सिरका के समान होती है। एसिटिक अम्ल एक तीखी, रंगहीन, तीक्ष्ण गंध एवं खट्टा स्वाद वाली एक तरल पदार्थ है। सिरका में एसिटिक अम्ल की सांद्रता 4 से 8% तक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सिरका ये तीक्ष्ण गंध आती है। टमाटर में एक मीठी फलदार गंध होती है, जिसके लिए मिथाइल कीटोन रसायन उत्तरदायी है। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? आंसर हो जाएगा कोई H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O प्लस आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि शुष्क HCl गैसों में H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होता है, इसलिए लिटमस पेपर इस अम्लीय गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। HCl के द्रवीय विलयन में H3O प्लस आयन होता है, जिससे यह नीला लिटमस पेपर को जो है वो लाल कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है विषम का पता लगाइए। उपयुक्त में से कोई नहीं।
फल का पकना, सीमेंट का जमना, कोयले का जलना इत्यादि रासायनिक परिवर्तन से संबंधित है। तो आंसर हमारा जो है कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही जो है कार्बन के अपरूप है। हीरा एवं ग्रेफाइट की क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। हीरा में विशेष प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना होती है जिससे हीरा ग्रेफाइट से कई गुना कठोर होता है। ग्रेफाइट की कठोरता बहुत निम्न होती है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक तथा हीरा विद्युत का जो है कुचालक होती है। 67वां री एग्जाम बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न देख लेते हैं कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? आंसर होगा अवोगाद्रो के नियम। क्या है अवोगाद्रो के नियम? क्या है ये चारों नियम? आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। अवोगाद्रो के नियम, समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ग्राफ का नियम है कि निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के अपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। बॉयल का नियम है कि निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। और चार्ल्स का नियम जो है कि दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान नियत रहता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इस कण को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन इकाई विद्युत आवेश युक्त होता है जबकि न्यूट्रॉन अनावेशित होता है। नाभिक का व्यास 10 के पावर -15 मीटर से 10 के पावर -14 मीटर के बीच होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिन धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रगलन। क्या है प्रगलन? एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रगलन यानी स्मेल्टिंग एक प्रकार के निष्कर्षण धातु कर्मिकी है। अयस्क में उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। इस क्रिया में अयस्क को गलित धातु में अपचयन हो जाता है अथवा धातु युक्त पदार्थ पिघल जाता है। चांदी, लोहा, तांबा आदि इस विधि से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कौन से पीतल के घटक है? तो जस्ता एवं तांबा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि दो या अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। पीतल तांबा प्लस जस्ता, घंटा धातु तांबा प्लस टीन, कांसा तांबा प्लस टीन, जर्मन सिल्वर तांबा प्लस जस्ता प्लस निकेल, गन मेटल तांबा प्लस जस्ता प्लस टीन, टाका टीन प्लस सीसा, स्टेनलेस स्टील लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकेल का बना होता है। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? यानी उसमें पानी नहीं मिलाया गया है, बुझाया नहीं गया, तो CaO हो जाएगा। बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र CaO। यह रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्साइड है। दूधिया चूना या बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH के होल ट्वाइस। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड पर शुद्ध जल की क्रिया से जो है वो बनता है। जंग लगे लोहे का वजन में कौन सा परिवर्तन होता है? यह लंबे समय तक जो है वो बढ़ता है। एक्सप्लेनेशन, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता जाता है क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब सदृश उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा खनिज लवण में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान आयरन के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जुड़ती है जिससे लोहे का भार जो है वो बढ़ जाता है। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। आयोग द्वारा पहले इसका उत्तर प्लेटिनम लिया गया था लेकिन इसे संशोधित कर उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक लिया गया। तो आंसर हमारा जो है कोई नहीं हो जाएगा। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है, गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा केवल एक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि नोबेल मेटल उत्कृष्ट धातुएं वे धातुएं हैं जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण ऑक्सीकरण बहुत कम होता है। ऐसी धातुएं जिन पर वायु, पानी, अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं होता है उत्कृष्ट धातुएं कहलाती है। यह धातुएं किसी भी पदार्थ से बहुत कम अभिक्रियाएं करती है। इन धातुओं के आभूषण सदैव चमकते रहते हैं। उत्कृष्ट धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती है जिसे चांदी, स्वर्ण, प्लेटिनम, रोडियम, प्लेडिनियम आदि प्रमुख उत्कृष्ट धातुएं हैं। तो द्वितीय कथन जो है वो गलत है। क्या है? गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव जो है वो प्रमुख है? कौन सा अवयव जो है प्रमुख है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, मीथेन। बायोगैस जीवाश्म ईंधन से बनाया जा सकता है या मृत जैव सामग्री से। बायोगैस एक जैव रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है जिसमें कुछ प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे का उपयोगी बायोगैस में परिवर्तित करते हैं। मीथेन गैस बायोगैस का जो है वो क्या है? मुख्य घटक है। बायोगैस में समान संरचना मीथेन जो है 50 से 75%, कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50%, नाइट्रोजन 0 से 10%,
हाइड्रोजन जो है 0 से 1%, हाइड्रोजन सल्फाइड 0 से 3%। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? सही आंसर हो जाएगा स्ट्रोंशियम। क्या है? स्ट्रोंशियम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्ट्रोंशियम लवण आतिशबाजी को लाल रंग प्रदान करते हैं। आतिशबाजी के मिश्रण को स्थिर करने के लिए स्ट्रोंटियम यौगिक भी महत्वपूर्ण है। पटाखे में हरे रंग की रोशनी निकालने के लिए जो है वो उसमें बेरियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम आतिशबाजी के लिए सुनहरा या पीला रंग जो है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है गलत है, ये बताना है। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। गलत है। नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ना कि इलेक्ट्रॉन। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए। किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, ना कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन का समान संख्या परमाणु को विद्युत रूप से उदासीन बनाता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है तथा इसका द्रव्यमान नगण्य होता है। किसी भी तत्व का परमाणु संख्या इसके प्रोटॉन संख्या के समान होते हैं। समस्थानिक वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, इनका उपयोग चिकित्सा, कोबाल्ट 16, ईंधन, यूरेनियम 235, कार्बन डेटिंग, C14 आदि क्षेत्रों में होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में गलत कथन का जो है चयन करना है। तो इसका हो जाएगा एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह जो है कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। गलत कथन है ये। एक्रेलिक एक कृत्रिम तंतु है जो ऊन जैसा दिखता है, जिसे कृत्रिम ऊन भी कहा जाता है। कृत्रिम रेशम का उदाहरण रेयॉन है, इसलिए इसका विकल्प सी गलत है। टेफ्लॉन का उपयोग जो है नॉन स्टिक सतह बनाने के लिए होता है, जैसे रसोई के सामान, तार तथा कपड़ों को जलरोधी बनाना आदि। अगला प्रश्न है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। आंसर डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के 2 अपरूप है, इसलिए समान रासायनिक गुण रखते हैं, अतः वे समान रासायनिक अभिक्रियाओं से गुजर सकते हैं। ग्रेफाइट हीरे की तुलना में नरम होता है, जबकि हीरा कठोर ज्ञात पदार्थों में से एक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट में षष्टकोणीय संरचना है, जबकि हीरे में चतुष्फलकीय जो है संरचना होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? वो हो जाएगा ब्यूटेन। एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन का एक संयोजन है, हालांकि इसके प्रमुख घटक ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है। नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन है। यह गंधहीन होता है, इसलिए सुरक्षा दृष्टिकोण से एथिल मर्कैप्टन मिलाया जाता है। जो महकता है गैस में वो है एथिल मर्कैप्टन के कारण मिलाया जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो है मीथेन होता है। एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होती है। परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीनों बराबर होते हैं। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो वो है चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। चूना पत्थर CaCO3 60 से 65% का उपयोग सीमेंट के निर्माण में बड़े पैमाने पर किया जाता है। हालांकि सीमेंट के निर्माण में कैल्शियम, सिलिकॉन, जिप्सम, राख, आयरन आदि का भी उपयोग होता है। एक तत्व का समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो वो है द्रव्यमान संख्या में। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा परमाणु संख्या समान तथा न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है। न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर से समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं। संभारी के नाभिकों का द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु क्रमांक जो है वो भिन्न होते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है। आंसर हो जाएगा त्रिक बिंदु। क्या है? त्रिक बिंदु डी हो जाएगा। ट्रिपल पॉइंट जिस ताप और दाब पर एक शुद्ध पदार्थ के ठोस जो है वो द्रव और वाष्प अवस्था संतुलन के साथ सह अस्तित्व में रहते हैं, उसे त्रिक बिंदु जो है कहते हैं। पदार्थ त्रिक बिंदु के बाईं ओर दाब ताप ग्राफ जम जाता है तो त्रिक बिंदु के दाईं ओर ऊर्ध्वपातित हो जाता है तथा त्रिक बिंदु के ऊपरी भाग द्रवित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? तो वो है बॉक्साइड। क्या है? बॉक्साइड। एल्युमिनियम पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धात्विक तत्व है एवं अलौह धातु है। बॉक्साइड अयस्क इसका मुख्य स्रोत है। कैलामाइन जस्ता का, गैलेना सीसा लेड का, कैल्साइट जो है चट्टानी खनिज है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस विलयन के पीएच मान 7 से अधिक होता है? तो क्षारीय विलयन का। पीएच स्केल का अगर देखा जाए तो 0 से 14 के बीच होता है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को इंगित करता है। अगर अम्लीय है तो पीएच मान जो है कम रहेगा। अगर इस तरह का एक बना लेते हैं पैटर्न, यहाँ पर 0, यहाँ पर 7, यहाँ पर 14, ये जो होगा वो अम्लीय होगा, ये क्षारीय रहेगा, और 7 पर जो है वो उदासीन। क्या है? उदासीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? बी हो जाएगा।
66 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न देखते हैं कि प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड पीयू 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 94, पीयू 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर घटा दीजिए, 242 माइनस 94 148 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ब्रेथ एनालाइजर चालकों के सांसों में अल्कोहल की मात्रा के जो है वो जांच करती है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? आंसर हो जाएगा CO2। क्या है? CO2 जो है हो जाएगा CaOH के होल ट्वाइस, जो कि चूना के पानी है, प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O। चूने के पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होने वाले कैल्शियम कार्बोनेट नामक एक अघुलनशील ठोस बनता है, जिस कारण चूने का पानी जो है दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है तो है कार्बन मोनोऑक्साइड। अधूरा दहन ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में होता है। इस प्रक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन और जल का उत्पादन होता है। CO एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कमजोर कर देता है। यह सिर दर्द, चक्कर आना, पेट में दर्द आदि का जो है वो कारण बनता है। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है। इससे H+ आयन की सांद्रता क्या हो जाएगा? 1000 गुना जो है वो कम हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक 10 आधारीय लघु गुणकीय मान का pH कहते हैं। pH बराबर -log H+ या log 1 के पावर H+ होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह के फार्मूला आप लगाइएगा तो ये हो जाएगा 1010 के पावर 3 हो जाएगा। 3 से 6 में 3 परिवर्तन हो रहा है तो ये हो जाएगा 1000 गुना कम होता है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन के द्वारा। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा उन मिश्रणों जिनमें उत्पादित हो सकने वाले अवयव को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों से पृथक किया जाता है। इस विधि में मिश्रण को गर्म कर ऊर्ध्वपातनीय पदार्थ को वाष्प के रूप में एकत्रित कर ठंडा करने पर शुद्ध ठोस पदार्थ प्राप्त करते हैं। इस विधि द्वारा नेफ्थलीन, एंथ्रासाइन, कपूर, बेंजोइक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, शुष्क बर्फ, आयोडीन आदि का पृथक्करण जो है वो किया जाता है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्या होगी? तो 12 और 3 होगा। जहां पे डबल बॉन्ड है तो वहां पर जो है एक सिग्मा होगा और एक जो है वो पाई बॉन्ड होगा, और जहां सिंगल है वहां जो है वो सिग्मा बॉन्ड होगा। तो आप देख लीजिएगा 12 और 3 हो जाएगा। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व जो है वो है कौन? तो वो हो जाते हैं CHNO। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2CO होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्व होते हैं। इसे कार्बाइड भी कहा जाता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, सफेद, द्रव्यदार, जहरीला ठोस पदार्थ है जो स्तनपायी और सरीसृप के मूत्र में पाया जाता है। इसे कृषि क्षेत्र में खाद के रूप में उपयोग जो है किया जाता है। अब आइए देखते हैं 66 री एग्जाम बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न कि नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है Al2O3। नीलम का रासायनिक फार्मूला एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 है। नाइट्रस ऑक्साइड N2 एक लाफिंग गैस है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 उर्वरक उद्योग में उपयोग किया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है तो वो है ऑक्टेन संख्या द्वारा। पेट्रोल, गैसोलीन की गुणवत्ता किसके द्वारा नापी जाती है? तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा मापी जाती है। अधिक ऑक्टेन संख्या वाले पेट्रोल में नॉक की समस्या कम होती है। इसके लिए पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड TEL और बेंजीन टॉलिन जाइलिन BTX आदि मिलाए जाते हैं। उच्च ऑक्टेन मान वाले ईंधन में सीसा की मात्रा अधिक जो है होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो वो हो जाएगा बोरोन। एक विशेष दाब तथा एक नियत ताप पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उस ताप को वस्तु का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। गलनांक क्रम बोरोन ग्रेटर देन सिलिकॉन, ग्रेटर देन लोहा, ग्रेटर देन एल्युमिनियम होता है। आंसर हमारा जो है वो ए है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है तो वो है पेनिसिलिन। क्या है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का निर्माण अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1929 ईस्वी में एक एंटीबायोटिक दवा के रूप में की गई थी, जबकि अन्य विकल्प जो है ज्वर या दर्द निवारक दवा, एस्पिरिन, क्लोरोफिन या पैरासीटामोल। CNG का मुख्य घटक जो है वो है CH4। क्या है? CH4। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है इसका प्राथमिक घटक जो है मीथेन होता है। क्लोरीन मान कम होता है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ईंधन के रूप में उपयोग होता है। कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है LPG के तुलना में।
एलपीजी में प्राथमिक घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। क्लोरीन मान अधिक होता है, घरों में खाना पकाने में उपयोग होता है, अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैस जो है उत्सर्जन होता है। अम्ल वर्षा के घटक कौन कौन है? तो HNO3 और H2SO4 दोनों हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। वायुमंडलीय प्रदूषक जैसे नाइट्रोजन और सल्फर के वर्षा जल से प्रतिक्रिया कर वर्षा जल के साथ नीचे आते हैं तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। पीएच मान 5.6 से कम होना चाहिए। ये सल्फ्यूरिक अम्ल और ये नाइट्रिक एसिड का बनने का तरीका है। भारी जल का रासायनिक सूत्र जो है वो DTO होता है। क्या है? DTO होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO है। यह हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। साधारण जल की तुलना में अधिक द्रव्यमान होने के कारण इसे भारी जल कहा जाता है। इसे क्षार युक्त पानी के लंबे समय तक इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा तैयार किया जाता है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में एक मॉडरेटर के रूप में जो है वो होता है। पानी का पीएच मान होता है कितना? 7 होता है। क्या है? पानी जो है उदासीन विलयन है, इसका पीएच मान 7 होता है। वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो वह है लिथियम आयन बैटरी के विकसित करने के लिए। जॉन बी गुड इनफ, स्टैनली बेंटिगम ब्रिटेन और अकीरा योशिनो जापान को वर्ष 2019 के रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनके प्रयासों से लिथियम आयन बैटरी की क्षमता दुगनी हुई थी, जिनका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में मोबाइल बैटरी, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों आदि में किया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का है। क्या है? आइसोप्रीन का। रबर आइसोप्रीन का प्राकृतिक बहुलक है। नियोप्रीन और थाइकोल संश्लेषित रबर के उदाहरण है। रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बल्कनीकरण कहलाता है। इससे रबर एक निश्चित आकार प्राप्त करता है। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें कठोर कार्बन मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबर को कठोर करने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर का उपयोग बबलगम बनाने में किया जाता है। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन जो है वो क्या है? कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट। बैक्टीरिया और फंगी को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट CuSO4 का प्रयोग किया जाता है। इसमें फलों, सब्जियों तथा पानी की टंकियों का संरक्षण में किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो वो है कैल्शियम। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित हरे रंग का वर्णक है, जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनता है। इस प्रक्रिया में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा जल का मिश्रण उपयोगी होता है। हालांकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का जो है मुख्य तत्व है। अब आइए 65 बीपीएससी देख लेते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि फ्रांसीसी एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्हें दहन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज और सिलिकॉन के अस्तित्व की भविष्यवाणी के लिए जाना जाता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी है? 38 होगी। 18 और 20 जोड़ के 38 होगी। द्रव्यमान संख्या बराबर न्यूट्रॉन संख्या प्लस प्रोटॉन संख्या। निम्नलिखित में किसे हंसने वाली जो है गैस कहा जाता है? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, बी हो जाएगा। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड 1772 में किया था। यह कमरे के ताप पर अक्रिय है, किंतु उच्च ताप पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्रिया करके क्रमशः ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाती है। नाइट्रोजन का उपयोग जैविक पदार्थों, खाद्य सामग्री के परीक्षण, वायुयानों के टायरों में भरने हेतु आदि में होता है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस कहते हैं, क्योंकि इसे सूंघने पर हंसी आती है। साथ ही इसे शल्य क्रिया और दांतों की सर्जरी में एनेस्थीसिया के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन एक तत्व नहीं है? तो वो है गैस। क्या है? गैस। तत्व वह पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे किसी भौतिक या रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान समय में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। आवर्त सारणी में तत्वों को धातु, अधातु तथा उपधातु में विभाजित किया गया है। हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन आदि अधातु श्रेणी में रखा गया है तथा विकल्प गैस एक तत्व नहीं है। पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। बाकी कुछ का पीएच देख लीजिए। रक्त का 7.4, लार का 6.5, दूध का 6.4, मूत्र का 6, शराब के 2.8, सिरका के 2.4 होता है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक जो होता है कौन कौन होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प आदि, यानी एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ई हो जाएगा। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है वो है केरोसिन में। रासायनिक रूप से केरोसिन हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, अतः केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। जलने के दौरान वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो वो है आइसोप्रीन का। रबर आइसोप्रीन का प्राकृतिक बहुलक है। नियोप्रीन और थाइकोल संश्लेषित रबर के उदाहरण है। रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को बल्कनीकरण कहलाता है। इससे रबर एक निश्चित आकार प्राप्त करता है। अगर प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? तो कार्बन मिलाया जाता है। ब्यूटाडाइन स्टाइरिन रबर का उपयोग बबलगम बनाने में
किया जाता है? ब्यूटाडाइन स्टायरीन रबड़ को बबलगम बनाने में किया जाता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोस भी कहते हैं। औद्योगिक स्तर पर इसे स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। यह शरीर को तात्कालिक ऊर्जा जो है उपलब्ध क्या करते कराता है। नेक्स्ट प्रश्न है, CO समूह का अबंधन क्रम क्या है? तो वो है क्या है? 3 है। अबंधन क्रम बॉन्ड ऑर्डर परमाणुओं के एक जोड़ी के बीच मौजूद रासायनिक बंधनों की संख्या को दर्शाता है। ये जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट है, फार्मूला है हाफ इंटू A-B। बी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? और इसका आंसर हो जाएगा पानी का उबलना। भौतिक परिवर्तन के तहत पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार, प्राकृतिक रंग, अवस्था आदि में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुण जो है अपरिवर्तित रहता है। भौतिक परिवर्तन में से कोई नया उत्पाद नहीं बनता है, साथ ही अभिक्रिया को विपरीत करने में समानता पदार्थ अपनी मूल अवस्था प्राप्त कर लेती है। पानी का उबलना, बर्फ का पिघलना आदि। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का यहाँ अंतर देख सकते हैं। भौतिक परिवर्तन में पानी का उबलना, बर्फ का पिघलना, जल में शक्कर घोलना, मोम का पिघलना। रासायनिक में क्या क्या उदाहरण है? दहन, जंग लगना, किण्वन, प्रकाश संश्लेषण, कोयला का जलना, भोजन का पचना भी रासायनिक परिवर्तन है। निम्न में से कौन एक अलौह धात्विक खनिज है? तो ये आंसर हो जाएगा खनिज जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त होता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। इसे लौह एवं अलौह श्रेणी में बांटा जाता है। वे सभी खनिज जिनमें लोहे की मात्रा होता है उसे लौह धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन, क्रोमियम, बोरोन, टाइटेनियम, लौह एस्का आदि है। अलौह खनिज में लौह अंश नहीं होते, जैसे कोबाल्ट, टीन, तांबा, जस्ता, सीसा, प्लेटिनम, बॉक्साइड, मैग्नीशियम आदि। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्यूबलाइटों तथा प्रखनलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास किससे बनता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर देख लीजिए किससे बनता है। तो सोडा कांच से, Na2CO3, CSU3, सिलिका, इसे ट्यूबलाइट, खिड़की के शीशे, बोतल, साधारण जो है बर्तन। पोटास या कठोर कांच से है। गुणधर्म K2CO3, CSU3, सिलिका, बीकर प्रखनली बनता है। पायरेक्स कांच से प्रयोगशाला में उपकरण, क्रूक्स गाज से चश्मे में लेंस बना, प्रकाशीय कांच से जो है माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप तथा प्रिज्म बनाने में। निम्न में से किस धातु का विद्युत चालकता सबसे अधिक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, रजत का। किसी ठोस पदार्थ की विद्युत चालकता इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। धातुओं में इनकी संख्या अधिक होने के कारण धातुएं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, जैसे चांदी, उसके बाद तांबा, सोना, एल्युमिनियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली गैस जो है वो है नाइट्रोजन। लगभग जो है वो 78.07% के करीब होता है। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। आंसर होगा मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा जो है परिवर्तित कर सकते हैं। ऑक्सीकरण जो है वो विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ाना या धन आवेश को बढ़ाना या इलेक्ट्रॉनों को त्याग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। अल्कोहल का ऑक्सीकरण द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड में बदला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन में से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व है वो है यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने हेतु उपयोगी तत्व के परमाणु ईंधन यूरेनियम, थोरियम आदि होता है। आंसर सी होगा। निम्न में सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन कि आग से बचाने हेतु अग्निशामक यंत्र में कई अग्निशामक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। अग्निशमन यंत्र में एक बेलनाकार दाब पात्र प्रेशर वेसल होता है जिसमें ऐसा पदार्थ भरा होता है जिसे छोड़ने पर आग बुझाने में मदद मिलती है। यह तंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे वाटर टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप, वाटर मिक्स टाइप आदि। फ्लोरीन तत्व अथवा बक्की बॉल कितने कार्बन परमाणुओं का बना होता है? तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ई। वो जो बना होता है 60 कार्बन परमाणु होते हैं। हालांकि अब C70, C90 या C120 कार्बन परमाणु वाले फ्लोरीन की भी खोज हो चुकी है। इसका उपयोग कई क्षेत्र में होता है, जैसे अति चालकता, अर्धचालकता, स्नेहक, उत्प्रेरक आदि में हो रहा है। अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक जो है क्या होता है? तो घटता है। वह ताप जिस पर द्रव वाष्प में परिणत हो जाए उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक जो है बढ़ता है तथा दाब घटने से घटता है। यही कारण है कि ऊंचाई के साथ क्वथनांक घटता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ दाब जो है घटता जाता है। अशुद्धि जैसे नमक मिलाने पर जल का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए 64th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न देख लेते हैं कि किसका पीएच मान 7 होता है? तो उदासीन विलयन का भी निम्न में किसका पीएच मान 7 है? तो उदासीन विलयन होना चाहिए और इसमें शुद्ध पानी भी होना चाहिए। यानी शुद्ध जल एवं उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का 7 से कम, क्षारीय विलयन के 7 से अधिक होता है।
निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन जो है नहीं होता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। हाइड्रोजन में आप देख लीजिए, एक जो है प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन एक है, न्यूट्रॉन 0 है। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। बी आंसर हमारा हो जाएगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के प्रयोग से बने क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग घड़ी में किया जाता है। SiO2 पृथ्वी की ऊपरी सतह पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो रेत का मुख्य घटक है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल के प्रयोग का मुख्य कारण इसकी पाइजो इलेक्ट्रिक गुणवत्ता और जो है स्थिरता है। ब्रोमीन होती है लाल द्रव। ब्रोमीन हैलोजन वर्ग का सदस्य है। यह गहरा लाल तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में रहता है। यह अज्वलनशील एवं जल में अल्प जो है विलेय होता है। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस से कौन कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वेल्डिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ा जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला वेल्डिंग जो है वो तकनीक है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पे परत होती है किसकी? जस्ते की। लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनाइज जो है कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट जो है वो है सल्फोनेट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिटर्जेंट जो है लंबी श्रृंखला वाला बसीय अम्लों के एल्किल सल्फेट या सल्फोनेट या अमोनियम लवण होते हैं। इसमें साबुन के सभी गुण होते हैं, किंतु यह साबुन नहीं होते हैं। यह मृदु और कठोर दोनों जल में उपयोगी होते हैं। यह जल को पृष्ठ तनाव घटाकर अपमार्जक सतहों को साफ करते हैं। वॉशिंग पाउडर को शुष्क रखने के लिए सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट जो है मिलाए जाते हैं। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। पसीना मुख्यतः पानी होता है, किंतु इसमें खनिज अम्ल, यूरिया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि तत्व भी पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नीला थोथा रासायनिक रूप से है, वो है कॉपर सल्फेट। नीला थोथा ब्लू बिट्रोल का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2 है। ये एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कॉपर लवण है जो कीटनाशकों, रोगाणुनाशकों, बाल रंगने की डाई, चमड़े व वस्त्रों के प्रसंस्करण आदि में उपयोग होता है। यह निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन तथा हाइड्रेट अवस्था में नीले रंग का होता है। उजला थोथा व्हाइट बिट्रोल को जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2 कहा जाता है। इसका उपयोग आंखों के लोशन बनाने, चर्म आदि में होता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के मौलिक कण हैं। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, इसे नाभिक कहा जाता है। धनावेश नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित तथा न्यूट्रॉन आवेशहीन जो है होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सब्लिमेशन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। कपूर का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प के रूप में उड़ जाना ऊर्ध्वपातन का एक जो है उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु क्या है? तो वो है प्लेटिनम। क्या है? प्लेटिनम। अब देख लीजिएगा, प्लेटिनम जो है 21.45 ग्राम पर सेंटीमीटर की होता है घनत्व। सबसे हल्का तत्व जो है धातु में हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी तत्व ऑसियम, सर्वाधिक विषैली धातु प्लूटोनियम है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु या दो से दो अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होता है जो धातु के गुणधर्मों से बेहतर बताते हैं। लोहे में कई प्रकार के धातु एवं धातु मिलाए जाते हैं। स्टील में क्रोमियम और निकल मिलाकर जंग रोधी जो है वो बनाया जाता है, इसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। इस प्रकार स्टील में अलग अलग तत्वों को मिलाकर टंगस्टन स्टील, सिलिकॉन स्टील, कोबाल्ट स्टील, मैग्नीज स्टील, निकेल स्टील आदि बनाए जाते हैं। तो क्रोमियम और निकेल है जो कि ऑप्शन में क्या है? ये है लोहे और निकेल, लोहे और क्रोमियम, ए और बी दोनों हो जाएगा, तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा। टूटी हुई हड्डियों को रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, तो किसे? तो जिप्सम का प्रयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 ½ H2 + 3/2H2 मिलाते हैं तो CaSO4 × 2H2O बनता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिप्सम को गर्म कर प्राप्त किया जाता है। अगर माने जिप्सम है उसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं कहलाता है, तो वो है एल्कीन। क्या है? एल्कीन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन कार्बन तथा हाइड्रोजन एक यौगिक होते हैं
कार्बन कार्बन एकल अबंध युक्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन, द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन तथा त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाते हैं। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से बने बंध को आयनिक या विद्युत संयोजन बंध जो है वो कहते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड तथा रासायनिक फार्मूला CH3COOH होता है। इसका IUPAC नाम एथेनोइक एसिड है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड समूह होता है। एसिटिक एसिड का उपयोग एसीटोन बनाने में जो है होता है। यहाँ देख सकते हैं कि बेंजोइक अम्ल है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, फॉर्मिक अम्ल फलों के संरक्षण में, रबड़ के स्कंदन चमड़ा उद्योग में, सिट्रिक अम्ल के धातुओं को साफ करने उद्योग या दवा बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग एक्वा रेजिया बनाने में, प्लास्टिक PVC बनाने में किया जाता है। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल जो है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब 60 से 62 BPSC तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 56वीं से 59वीं तक में पूछा गया था। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो वो हो जाएगा इसमें से पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। क्रियाशीलता ये वाला जो जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि यही जो है बार बार इसी पे प्रश्न किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी और सोना। कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें जो है वो आवेशित या अनावेशित दोनों हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों से मिलता है? तो वो है कार्बन। क्या है? कार्बन। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसमें जो है ब्यूटेन रहता है। क्या है? ब्यूटेन भरा हुआ रहता है। नेक्स्ट है खनिज यानी मिनरल क्या है? तो ये जो है द्रव, गैस, अकार्बनिक, ठोस, ये सभी है। क्या है? सभी है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भूपत पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे सभी रासायनिक पदार्थ जो ठोस, द्रव या गैस के रूप में है मानव उपयोगी है खनिज कहलाते हैं। खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण लाभदायी रूप से किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। अतः सभी खनिज अयस्क नहीं है, लेकिन सभी अयस्क जो है वो क्या है? खनिज है। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो वो है प्राकृतिक तत्व में। खाने का नमक NaCl जो है किससे बनता है? तो वो बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। NaOH + HCl, NaCl + H2O। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड। आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चूहे मारने के लिए पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग किया जाता है, जो एक रेड्रोसाइट रसायन है। इथाइल अल्कोहल रंगहीन बाष्पशील द्रव है जो वार्निश, पेंट आदि में बिलाया के रूप में, परफ्यूम, आयोडीन, टिंचर, शराब आदि बनाने में उपयोगी होता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड का प्रयोग रबड़, चिपकाने वाले पदार्थ तथा पीड़कनाशी के निर्माण में किया जाता है। इसी गैस के रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड। पीतल में कौन सी धातुएं हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। कॉपर 70%, जिंक 30% का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में होता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो वो हो जाएगा लोहा। क्या है? लोहा। मायोग्लोबिन एक प्रकार का हीम प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के लिए इंट्रासेल्युलर भंडारण स्थल के रूप में कार्य करता है। इसमें आयरन, लोहा होता है। मायोग्लोबिन ज्यादातर मांसपेशियों में पाया जाता है जो ऑक्सीजन की कमी के दौरान जीवों के लिए उपयोगी होता है। हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा क्या? बनेगा पानी बनेगा। H2 2H2 + O2 2H2O वाटर। हाइड्रोजन को जलाने पर हमें जल की प्राप्ति होगी। सोने को घोला जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। इसे एक्वा रेजिया कहते हैं। क्या? एक्वा रेजिया कहते हैं। 3:1 के संयोजन से बनता है और इसका उपयोग सोने को पिघलाने में किया जाता है। इसे रॉयल वाटर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल। क्या है? इथाइल अल्कोहल बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्शन शक्कर से जो है पहले ग्लूकोज और ग्लूकोज से जाइम मिला के इथाइल अल्कोहल। अब CDPO में पूछा गया प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो वह ऊर्जा में कोई निबल परिवर्तन नहीं होना। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु से में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि CO हीमोग्लोबिन के साथ जो है संयोजन करता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करता है, जिससे ऑक्सीजन के संयोजन के लिए जगह कम हो जाती है, जबकि सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। खमीर का उपयोग खाली स्थान के उत्पादन में किया जाता है, तो वो है शराब। क्या है? शराब का। खमीर एक यूकैरियोटिक तथा एकल कोशिका वाला कवक है जिसका उपयोग किण्वित उत्पाद जैसे केक, ब्रेड और अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। खमीर शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में परिवर्तन करता है जिससे अल्कोहल की प्राप्ति होती है।
मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों का उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है क्रोमेटोग्राफी। क्या है? क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब किरण होता है, क्या है? अननोन, माने अज्ञात है। विलियम रोन्टजन को एक्स किरण के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अक्षर एक्स का अर्थ होता है अज्ञात यानी अननोन चुंबकीय तरंगे, जिसका उपयोग सर्जरी, रेडियोथेरेपी, इंजीनियरिंग विभाग आदि में होता है। एक्स किरणें प्रकाश, वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो दर्शाती है, ये ध्यान रखिएगा। वाटर गैस खाली स्थान का मिश्रण है तो CO+H2 का आंसर ए हो जाएगा। CO+H2 वाटर गैस और CO+ अगर N2 मिला हुआ है तो वो है प्रोड्यूसर गैस। कोलाइड कण के आकार की सीमा कैसी होती है? तो 10 के पावर -7 मीटर से 10 के पावर -10 मीटर तक होती है। और देखिएगा कोलाइड कण के साधारण अणुओं से बड़े होते हैं, लेकिन इतने छोटे होते हैं कि निलंबित रह सकते हैं। इसके कणों का व्यास जो है 10 के पावर -9 से 10 के पावर -6 मीटर तक होता है। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप जो है वो चीनी चारकोल है। शुगर चारकोल कार्बन का शुद्धतम जो है रूप है। यह हवा की अनुपस्थिति में गन्ना, चीनी या ग्लूकोज को गर्म करके तैयार किया जाता है। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में कौन सा है? तो वो है सुक्रालोज। क्या है? सुक्रालोज। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एस्पार्टम सुक्रोज से 100 गुना मीठा तथा ठंडे खाद्य एवं पेय पदार्थों में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह खाना पकाने के ताप पर अस्थायी होता है। सैकरीन को ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड भी कहते हैं। यह सुक्रोज से 550 गुना मीठा तथा शरीर से अपरिवर्तित रूप से में ही मूत्र के साथ बाहर आ जाता है। सुक्रालोज ट्राइक्लोरो का व्युत्पन्न होता है जिसका रंग, रूप एवं स्वाद शक्कर की तरह होता है, किंतु यह सुक्रोज से 600 गुना मीठा तथा गर्म खाद्य पदार्थों से प्रयुक्त होता है क्योंकि यह खाना पकाने के ताप पर अस्थायी होता है। एलिटियम सुक्रोज से 2000 गुना मीठा होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर एलिटियम जो है सबसे मीठा एलिटियम होता है। निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है इसमें से? तो वो कैडमियम जो है रेडियोधर्म तत्व नहीं है। थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम ये सब रेडियोधर्म तत्व है। संघनन क्या है? तो संघनन वाष्प का द्रव में परिवर्तन है। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? तो वह है न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे कई नाभिकों में विभाजित होता है। इस दौरान ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके लिए परमाणु ईंधन पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है। पीतल एक मिश्र धातु है, जस्ता एवं तांबा का। पीतल कॉपर प्लस जिंक, कांसा कॉपर टीन, टाका लेड प्लस टीन, गन मेटल कॉपर जिंक टीन। जर्मन सिल्वर में जो है सिल्वर नहीं होता, कॉपर जिंक प्लस निकेल होता है। लोहे का विशुद्धतम रूप जो है वो क्या है? तो वो है पिटवा लोहा। कच्चा लोहा में 4% कार्बन तथा अन्य अशुद्धियां रहती है, इसे बात भट्टी से प्राप्त किया जाता है। ढलवा लोहा में 3% कार्बन होता है। ऐसे स्टील आप पिटवा लोहा बनाने में पिटवा लोहा लोहे के विशुद्धतम रूप है। इसमें 0.12 से 0.25 कार्बन होता है। स्टील कार्बन और आयरन की मिश्र धातु है। उस वैज्ञानिक का नाम बताया जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो वो कहते हैं आइंस्टीन कहते हैं। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त होने की अवधारणा E = mc² बतलाई थी। नाभिकीय विखंडन क्रिया इसी अवधारणा पर आधारित है। वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जा सकती है, वो है यूरेनियम से। यूरेनियम एक सफेद रेडियो सक्रिय तत्व है जिसे पिंच ब्लेड ऐश से प्राप्त किया जाता है। इसके 6 समस्थानिक है जिसमें यूरेनियम 238 प्रकृति में सर्वाधिक 99.98% पाया जाता है, जबकि यूरेनियम 235 0.71% ही विखंडनीय है। अतः इसका उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में रिएक्टर में होता है और विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किसी पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने पर अम्ल बनता है, सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। 2NaCl H2SO4 2HCl + Na2SO4 जस्ते से बनता है। क्या है? विद्युत बैटरी जो है वो बनता है। यूरेनियम से क्या बनता है? तो बिजली बनता है। क्या है? बिजली बनता है। कोयले का उपयोग होता है किसमें? जलाने में। क्या है? जलाने में। हीरा अपरूप है। क्या है? अपरूप है किसके? तो कार्बन का। हीरा जो है ग्रेफाइट और फ्लोरीन कार्बन के क्रिस्टलीय, जबकि कोक, चारकोल, कोल आदि अक्रिस्टलीय अपरूप है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु में 4 कार्बन से चतुष्फलकीय ढंग से जुड़े रहते हैं। हीरा जो है सर्वाधिक जो है क्या है? कठोर पदार्थ है। यह था बीपीएससी द्वारा पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिस्ट्री का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।